किया था लैंड रेवेन्यू सिस्टम। आज हम करेंगे ड्रेन ऑफ वेल्थ और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। मॉडर्न हिस्ट्री शुरू किया है हमने, लैंड रेवेन्यू सिस्टम तक कर लिया। यूट्यूब पे वीडियोस हैं, आप देख लेना। देख ली? ठीक है। फिर ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या होता है? ड्रेन ऑफ वेल्थ, yes, drain of wealth is basically unilateral, यानी कि एक तरफा ट्रांसफर। ठीक है, जैसे बायोलेटरल होता है दो तरफा, यूनिलेटरल मतलब एक तरफा ट्रांसफर। यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ में इंडिया की वेल्थ इंग्लैंड तो जा रही थी, इंडिया से इंग्लैंड वालों को प्रॉफिट हो रहा था इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एक्सेट्रा, पर इंडिया को इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा था। एंड दिस थ्योरी इज टर्म्ड एज ड्रेन ऑफ वेल्थ। यहाँ तक क्लियर है? तो किसने दी थी ये थ्योरी? यस, दादा भाई नाओरजी। और फ्रीडम फाइटर भी थे, राइटर भी थे। ही वाज द फर्स्ट वन टू कम फॉरवर्ड विद द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। इन्होंने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया अपनी बुक्स में कि किस तरीके से इंग्लैंड ने या ब्रिटिशर्स ने इंडिया से पैसा ले लेके अपने कंट्री को प्रॉफिट किया और इंडिया को रिटर्न में कुछ भी नहीं दिया। एंड उस बुक का नाम है द पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस बुक में उन्होंने बताया है कैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ शुरू हुई, कैसे कैसे वो ड्रेन ऑफ वेल्थ करते थे, मतलब डिफरेंट फॉर्म्स में करते थे। रेलवेज बना दिए, टैक्सेस ले लिए, वॉर वो लड़ रहे थे, लोन्स चुकाने के लिए हमारे टैक्स वगैरह बढ़ा रहे थे। जब जब उन्होंने वॉर लड़ा है, उनको लोन कुछ पड़ा है, तो उन्होंने इंडिया में टैक्सेस बढ़ा दिए। ठीक है, इनकम टैक्सेस उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो हर चीज से वो इंडिया से मनी एक्सट्रैक्ट या इन एनी फॉर्म ऑफ वेल्थ वो एक्सट्रैक्ट करते थे अपने बेनिफिट के लिए। और इंडिया कहाँ जा रही थी? इन दी सर्कल ऑफ पॉवर्टी, जिससे निकलने में अभी भी हमें काफी टाइम लग रहा है। पोस्ट इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश भी की है, पर कहीं ना कहीं आज भी हमारे देश में जो मेजर पॉपुलेशन है, काफी हद तक जो पॉपुलेशन है वो बिलो मिडिल क्लास है। ठीक है, ये पहले इंडिया में बहुत ठीक था सब कुछ इन टर्म्स ऑफ वेल्थ। उसके बाद और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी है, जैसे आरसी डट। आरसी डट वाज अ राइटर जिन्होंने लिखी थी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और इस बुक में भी उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ को सपोर्ट एक्सप्लेन किया। और उन्होंने पूरा ये बताया है कि कितनी वेल्थ इंडिया से इंग्लैंड गई है, प्रॉपर तरीके से हाउ मच मनी हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड। एक ये है, और दूसरे हैं हमारे महागोविंद रानाडे। इन्होंने भी ड्रेन ऑफ वेल्थ पे 12 एसेस लिखे, 12 एसेस ऑन ड्रेन ऑफ वेल्थ, जिनमें इन्होंने ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया है। एंड लास्ट वन है सुब्रमण्यम भारती। सुब्रमण्यम भारती, इन्होंने भी एक बुक लिखी है इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल, जिसमें उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ को एक्सप्लेन किया है और ड्रेन ऑफ वेल्थ की वजह से जो इंडियन सोसाइटी ने कॉन्सिक्वेंसेस फेस किए हैं उसको भी एक्सप्लेन किया है। तो ये कुछ राइटर्स हैं, कुछ हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने वो एस्पेक्ट पे लिखा है या उस एस्पेक्ट को एक्सप्लेन किया है जो शायद बाकी लोग नहीं कर पाए। हर किसी ने यही पढ़ा ना, ब्रिटिशर्स ने बंगाल ले लिया, ब्रिटिशर्स ने पंजाब एनेक्स कर लिया, ब्रिटिशर्स ने मराठास को कर लिया, बट इकोनॉमिक हिस्ट्री को नोटिस करने वाले, एक्सप्लेन करने वाले बहुत कम हिस्टोरियंस हैं, जो ये लोग हैं। पहले कौन थे, बस ये याद रखना है, पहला कौन थे? दादा भाई नारोजी। और वो आपसे अदर्स भी पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ तक लिख ले, पहले स्पेलिंग्स लिखे है ना, लिख लो, हेडिंग डालो ड्रेन ऑफ वेल्थ। हाँ, डेफिनेशन लिखो, द यूनिलैटरल ट्रांसफर
The unilateral transfer of India's wealth to England, of India's wealth, the unilateral transfer of India's wealth to England without India getting anything in return, without India getting anything in return, is termed as the drain of wealth. Is termed as the drain of wealth. ठीक है, ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ ही शुरू किया, अभी सिर्फ डेफिनेशन लिखिए। देखिए आगे, द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, द थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ was given by Dadabhai Naoroji. Also known as Dadabhai Naoroji, also known as the Grand Old Man of India. The Grand Old Man of India. और एक सुब्रमण्यम अय्यर है जो हम आगे पढ़ेंगे, उनको बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ इंडिया। तो वो आपको कंफ्यूज करके ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। दादा भाई नारोजी को बोलते थे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इन हिज बुक हाँ बहुत ज्यादा, इधर आ जाओ आगे। इन हिज बुक दी पावर्टी, उसमें डाल के लिखना, ठीक है। दी पावर्टी, और हर कैपिटल फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना। द पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। द पावर्टी एंड द पावर्टी एंड अन ब्रिटिश, अन ऐसे लिखना, ब्रिटिश, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये एक ही बुक है, द पावर्टी एंड ये आपको मिल भी जाएगी, तो पढ़नी नहीं है आपको, पर अगर आप ऑनलाइन देखोगे तो ये बुक मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अपार्ट फ्रॉम दिस बुक, apart from this book, he have also mentioned about he have also mentioned about the drain of wealth in his another books, mentioned about the drain of wealth। अब जब याद हो जाए ड्रेन ऑफ वेल्थ, उसको DOW लिख लेना, ठीक है, नोट्स में बस, ठीक है। इन अनदर बुक्स लाइक, पहले लिखो वॉन्स एंड apart from this book he have also mentioned about drain of wealth in his another books like, पहले लिखो wants and needs of Indians, wants and needs of Indians।
wants and want WANT वाला, wants and needs of Indians. ठीक है. सेकेंड लिखो, England's debt to India. England's debt to India. ये इनकी 3 बुक्स हैं जिनमें इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ को एक्सप्लेन किया. दी मेजर वन बीइंग दी पॉवर्टी एंड दी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने पहली बार एक्सप्लेन किया था. ठीक है. नेक्स्ट लिखो, आरसी दत्त. आरसी दत्त wrote इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया. वैसे ही लिखना जैसे वो लिखा था, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया. आरसी दत्त wrote इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया giving proper data about how much money was transferred from India. About how much money was transferred from India. लिख लिया यहाँ तक. नेक्स्ट लिखो, महागोविंद रानडे. महागोविंद रानडे. wrote 12 essays on British economic policies and also criticized drain of wealth. ठीक है. लास्ट लिखो, सुब्रमण्यम भारती. सुब्रमण्यम भारती. लिखो, wrote economic aspect of British rule in India. Elaborately explaining rule in India. Economic aspect of British rule in India. Elaborately explaining drain of wealth and its consequences. On the Indian society. सुना नाम? बताओ कौन था? सोशियोलॉजिस्ट था. वो कहाँ गई जिसने मास्टर्स की पॉलिटिकल साइंस में? कोई था ना? सबके नाम एक ही जैसे क्यों है? कौन था? कार्ल मार्क्स? कम्युनिस्ट, जर्मन फिलोसोफर, पॉलिटिकल राइटर और सोशियोलॉजिस्ट, फिर एंथ्रोपोसॉफिस्ट और दी
origin of the idea of communism was given by कार्ल मार्क्स। ये एक प्रोमिनेंट फिगर है पॉलिटिकल साइंस में, इनकी बड़ी सारी थ्योरीज हैं जो हम पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करते हैं, ठीक है। और मेजर जो थ्योरीज है वो इन्हीं की थ्योरीज पे आज भी बेस्ड है, इन्हीं की थ्योरीज को आज भी पढ़ा जाता है। तो कार्ल मार्क्स उस टाइम पे थे, उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ को एक ब्लीडिंग प्रोसेस कहा था। ब्लीडिंग, ही टर्म्ड ड्रेन ऑफ वेल्थ एज अ ब्लीडिंग प्रोसेस, यानी कि एक ऐसी चीज जिससे एक कंट्री जो है वो इन टर्म्स ऑफ पॉवर्टी या इन टर्म्स ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस फेस्ड ड्यू टू ड्रेन ऑफ वेल्थ सफर कर रही है, ठीक है। और जो चलता आ रहा है कंटिन्यूसली, अगर हमें कभी लग जाती है तो खून बहते रहता है ना जब तक हम कुछ करें ना, तो उसी तरीके से जब तक इंडियंस ने अपने लिए प्रोटेस्ट या हक मांगना नहीं शुरू किया तो उनका भी जो ड्रेन ऑफ वेल्थ था वो चलता ही जा रहा था, ठीक है। लिख लो, कार्ल मार्क्स टर्म्ड ड्रेन ऑफ वेल्थ एज अ ब्लीडिंग प्रोसेस। Drain of wealth as a bleeding process. Next is evil of all the evils. Drain of wealth को दादाभाई नारोजी ने evil of all the evils बोला था, यानी कि जो ब्रिटिशर्स कर रहे थे सब गलत था, पर उसमें जो सबसे गलत था वो ड्रेन ऑफ वेल्थ था, ठीक है। ये भी लिख लो, थ्योरी पे आते हैं। क्या रह गया, रहा कुछ? इविल्स बाय दादाभाई नारोजी, ठीक है। चलिए आ गया, हम थ्योरी पे चलते हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ कब शुरू हुआ था? Yes, drain of wealth began after the Battle of Plassey. जिसने क्लास नहीं देखी है देख लेना, ठीक है। देखी, छुट्टी थी 3 दिन, 4 दिन की होगी ना, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, 4 छुट्टियां थी। बैटल ऑफ प्लासी, मैं तो बीमार थी, तुम लोग ठीक थे ना? रिवाइज क्यों नहीं किया? हाँ, किसके बीच में हुआ था बैटल ऑफ प्लासी? सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जिस बैटल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो बंगाल का नवाब था उसको हरा दिया था, और उस नवाब की जगह अपना एक मतलब अलाय बोल सकते हैं, वो बंदा जो नवाब के अगेंस्ट, कौन था? मीर जाफर, ठीक है। मीर जाफर उस टाइम पे पहले नवाब का ही कमांडर इन चीफ था आर्मी का, पर उसने ड्यूरिंग दिस बैटल एंड बिफोर दिस बैटल ही जॉइंड EIC फॉर हिज ओन बेनिफिट्स, क्योंकि EIC ने इसको प्रॉमिस किया कि हम उसको हरा के तुझे नवाब बनाएंगे। तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद EIC बिकेम दी नवाब मेकर इन दी, एंड दी नवाब बिकेम दी पपेट रूलर इन दी हैंड्स ऑफ EIC, ठीक है। तो अब जब पपेट रूलर है तो उस पपेट रूलर से EIC सब कुछ ले सकती है, तो EIC ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे गिफ्ट्स, ब्राइब्स इस नवाब से लेना शुरू कर दिया, और उन गिफ्ट्स को, उन ब्राइब्स को वो इंग्लैंड भेजने लगे। दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ इन टर्म्स ऑफ करप्ट, मतलब करप्शन ही है। वो नवाब उनका नवाब था, वो नवाब का कोई भी काम करेंगे उससे पैसे ले लेते थे, टेरिटरी ले ली, कोई सोना ले लिया, कोई गहने ले लिए, ज्वेलरी ले ली, ऑर्नामेंट्स ले लिए, या कोई जेम स्टोन्स ले लिए, है ना। तो उस तरीके से वो सारी चीजें लेके वो इंग्लैंड भेज देते। जैसे अगर हम कोहिनूर की बात करें तो वो भी इंग्लैंड में है ना, यहाँ तो उन्होंने रखा नहीं ब्रिटिशर्स ने अपने पास, कहाँ भेज दिया? इंग्लैंड। तो मेजर जो भी चीजें वो यहाँ से लेके गए हैं, बहुत सारे उन्होंने पिलर्स लेके गए हैं अपने मॉन्यूमेंट्स के लिए, अपने गार्डन्स के लिए,
तो वो सारी चीजें वो इंग्लैंड भेज देते, इंडिया में भी तो उनके एस्टैब्लिशमेंट्स थी, वो नहीं रखते थे यहाँ, वो सब कुछ क्या भेज देते थे इंग्लैंड। एंड इट बिगेन ड्यूरिंग और एंड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, क्योंकि नवाब अपना है। अब होते हैं ना, अब कईयों के वाकफ होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स जैसे होते हैं, वो बोलते हैं ना ये काम कर दो पैसे ले लो, उसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी ये करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब बिफोर द बैटल ऑफ बक्सर, कब हुआ था बैटल ऑफ बक्सर? 1764 में। दीवानी राइट्स कब मिली थी? 1765 में। तो 1765 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, ट्रेड करने के लिए पैसे चाहिए, देने पड़ते थे, तो वो इंग्लैंड से सिल्वर एंड गोल्ड कॉइन्स वगैरह लेके आते थे। इन कॉइन्स को बोलते थे बुलियंस, बताया है पहले भी एक बार, जो ब्रिक टाइप होती है ना, कॉइन्स जिसमें वेटेज ज्यादा होती है मेटल की, ठीक है, उनको हम बोलते हैं बुलियंस। तो ये क्या करते थे, इंग्लैंड से सिल्वर और गोल्ड कॉइन लाते थे और उन्हीं चीजों से इंडिया में आके चीजें परचेज करते थे इंग्लैंड के ट्रेड के लिए। अब ये अपने पैसे से चीजें परचेज कर रहे हैं और इन्हीं को मुनाफा हो रहा है, तो यहाँ पे ड्रेन ऑफ वेल्थ नहीं हो रहा। पर 1765 के वॉर के बाद, बैटल ऑफ बक्सर के बाद, उनको क्या मिल जाती है? दीवानी राइट्स। क्या होती है दीवानी राइट्स? टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू, कहाँ कहाँ से? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, द मोस्ट प्रॉस्पेरस स्टेट। तो रेवेन्यू भी ज्यादा कलेक्ट होगा, जितनी ज्यादा प्रॉस्पेरस स्टेट उतना ज्यादा रेवेन्यू। तो अब इन्होंने क्या किया, इस कलेक्टेड रेवेन्यू से इन्होंने ट्रेड के लिए चीजें खरीदना शुरू कर दी, यानी कि वो इंडियंस के ही पैसों से इंडियन गुड्स उन्होंने खरीदना शुरू कर दिया, यानी कि उनके पैसे तो लग नहीं रहे। समझ आया ये वाला पॉइंट? कोई कंफ्यूजन? पहले वो अपने पैसों से चीजें खरीद रहे थे इंग्लैंड से लाके, तो यहाँ पे ड्रेन ऑफ वेल्थ नहीं हुआ। पर उसके बाद जब उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू किया, तो उस इकट्ठे हुए रेवेन्यू से उन्होंने ट्रेड करना शुरू कर दिया। मैं तुम्हें बोलूं, मैंने तुम्हें गुड्स बेचने हैं, है ना, मैंने तुम्हें गुड्स बेचने, मेरी शॉप है, मैं तुम्हें गुड्स बेच रही हूँ, पर मैं तुम्ही से रेवेन्यू लेके वो गुड्स खरीद रही हूँ, तो मेरा पैसा कहीं लग रहा है? नहीं लग रहा, पर हमारा पैसा जा रहा है इंग्लैंड। तो यहाँ पे ड्रेन ऑफ वेल्थ प्रॉपर तरीके से शुरू होगी आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स मिल गई। और सबसे बड़ी बात है, नवाब उनके हाथ में पूरे तरीके से जा चुका था। ये वाला पॉइंट क्लियर है? हमारी गवर्नमेंट ऑफिसर्स की सैलरी कहाँ से आती है? कौन सा फंड है? कंसोलिडेटेड कंटिजेंसी इज द इमरजेंसी फंड, प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी फंड बोलते हैं उसको, जो ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इमरजेंसी प्रेसिडेंट रिलीज करता है, बिना प्रेसिडेंट के रिलीज नहीं होता। ठीक है, एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। This is the fund through which numerous expenditures like salaries of the government officials are paid. अब इसमें फंड में पैसा कहाँ से आ रहा है? टैक्सेस जो हम पे कर रहे हैं, टैक्सेस कैसे कैसे होते हैं? टैक्सेस हो गया, जीएसटी हो गई, टोल्स वगैरह वो रोड मेंटेनेंस में भी जाते हैं, और जो बाकी है वो कंसोलिडेटेड फंड में भी चले जाते हैं, कुछ स्टेट के पास जाते हैं। फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर ना बांटा होता है, टैक्सेस को बांटा हुआ है, कुछ स्टेट के पास जाता है पोर्शन, कुछ सेंटर के पास पोर्शन जाता है, और कुछ पंचायत के पास जाता है। कुछ टैक्सेस होते हैं जो सिर्फ स्टेट लगा सकती हैं और स्टेट ही उस पर हक करती है, कुछ टैक्सेस होते हैं जो सेंट्रल लगाती है, पर कुछ प्रोपोर्शन उसका स्टेट के पास जाता है और बाकी प्रोपोर्शन उसका सेंटर के पास आता है। जब तुम वो करोगे ना पॉलिटिकल साइंस, उसमें तुम देखोगे फाइनेंशियल सेंट्रल स्टेट रिलेशन से टॉपिक, ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में भी दिया हुआ है सेंट्रल स्टेट रिलेशंस। उसमें बताया गया कि टैक्सेस को किस तरीके से बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट डिवाइड किया जाता है। ठीक है, सरचार्जेस, सेसेस एक्सेट्रा, इस तरीके से हम करते हैं, तो हमारे ही कलेक्टेड टैक्सेस से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की सैलरी जा रही है। उसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया
कि भाई हमारे जो ऑफिशियल हैं, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं या जो ब्रिटिश सोल्जर्स वगैरह हैं, वो तो इंडिया में काम कर रहे हैं, इंडियंस के लिए काम कर रहे हैं, तो हम उनको इंग्लैंड से क्यों सैलरी दें? हम उनको इंडियन ट्रेजरी से सैलरी देंगे कि भाई आपके देश में काम हो रहा है, आपके लिए हम काम कर रहे हैं, तो सैलरी भी आप ही दो अपनी ट्रेजरी से। तो उन्होंने सारी सैलरीज का बर्डन इंडियन ट्रेजरी में डाल दिया, और इस चीज को हम बोलते हैं होम चार्ज, कि भाई हम इट्स ओके हम अपना घर छोड़ के आए हैं और आपके यहाँ रह रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कर रहे हैं, मिलिट्री वर्क कर रहे हैं, फाइनेंशियल वर्क कर रहे हैं, तो हमारी जो सैलरीज है वो भी आपकी ट्रेजरी से जाएंगे, एंड दिस इज टर्म्ड एज होम चार्ज। ये हो गया उनका तीसरा तरीका ड्रेन ऑफ वेल्थ करने का। यहाँ तक कोई भी डाउट? ये हो गया हमारा बिफोर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। जब तक कौन सा रूल था? कंपनी रूल। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 रूल कौन सा हो गया? क्राउन रूल। दो तरीके से रूल हम स्टडी करते, कंपनी रूल जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्ट रूल था, और क्राउन रूल जब ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रूल इंडिया में आ गया था। क्राउन रूल आया था रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद, क्योंकि वो बहुत बड़ा रिवॉल्ट था और इंग्लैंड के पार्लियामेंट को ये रियलाइज हुआ कि अब कंपनी इंडिया को संभाल नहीं सकती, इसलिए उन्होंने डायरेक्ट टेक ओवर कर लिया। अभी हमने जितने भी एस्पेक्ट पढ़े वो कौन से आगे? कंपनी रूल के। अब हम पढ़ेंगे जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद हुआ। सब समझ आएगा, वैसा कुछ नहीं है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 नहीं किया तो नहीं आएगा, बड़ा सिंपल है। रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद एक एक्ट आई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ये एक्ट लाई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ठीक है। हम इसको एंड में सारी एक्ट्स करवाऊंगी मैं, वो तुम्हें पॉलिटिकल साइंस में भी आती है और मॉडर्न हिस्ट्री में भी आती है, लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर है वो, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जिसने कंपनी रूल खत्म कर दिया और डायरेक्ट क्राउन रूल इंडिया में इस्टेब्लिश कर दिया। तो अब जैसे कंपनी पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, कंट्रोल बोर्ड था, इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन थी कंपनी के विदिन जो इंडिया को संभालती थी। अब ये लोग हैं, अब क्राउन रूल आएगा तो ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस चेंज होंगी, क्योंकि उन्होंने अब अपने तरीके से रूल करना है। तो क्राउन रूल जब आया, इन लोगों ने एक नई इंस्टीट्यूशंस क्रिएट की जिसको हम बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ, स्पेलिंग गलत लिखे, ओके, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। हमारे यहाँ पे सारा कंट्रोल किसके पास है? कैबिनेट रिलेट करते हैं। वैसे ही क्राउन ने क्या क्रिएट, क्राउन अब खुद तो आ नहीं सकती एलिजाबेथ, यहाँ आएगी नहीं रूल करने, तो उसने एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। जैसे कैबिनेट होती है उसी तरीके से ज्यूम कर लो, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। और इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की ये पोजीशन है एक, अब एक अकेला बंदा तो काम नहीं करेगा, है ना, एक ऑफिस है, एक मिनिस्टर है, वो अकेले काम नहीं कर सकता, उसको काम करने के लिए आईएएस ऑफिसर्स चाहिए। तो उसी तरीके से इस पोजीशन को काम करवाने के लिए 15 मेंबर काउंसिल बनाई गई और इनको बोला गया कि आप इंडिया का सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालोगे और आप इंडिया जाओगे। अब ये इंडिया आएंगे तो इनके रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, सैलरी का खर्चा कहाँ से होगा? इंडियन ट्रेजरी से। एंड दिस वाज द एग्जैगरेशन ऑफ द इंडियन ड्रेन ऑफ वेल्थ, क्योंकि पहले वाली इंस्टीट्यूशंस भी थी जो एग्जिस्टिंग थी, अब एक और आ गई और उसके साथ एक 15 मेंबर काउंसिल भी बना दिया, और इनकी सबकी सैलरी कहाँ से जा रही थी? इंडियन ट्रेजरी से। क्लियर? ठीक है, दो तरीके की इंस्टीट्यूशन थी, एक वॉइसरॉय होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन, एंड एक थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसके पास पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ कंट्रोल इंडिया का दे दिया गया था। यहाँ तक कोई भी डाउट? पक्की बात है, समझ आया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट? अब और किस तरीके से करेंगे वो ड्रेन ऑफ वेल्थ?
रेलवेज एंड कैनाल्स। अब हुआ क्या, 1857 के बाद जब क्राउन रूल आया, क्राउन रूल को चाहिए था स्मूथर ट्रांसपोर्टेशन, और स्मूथर ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें क्या चाहिए, रेलवेज और आइदर कैनाल्स, ठीक है, क्योंकि जितना टाइम आज भी जो मेजर कार्गोस वगैरह है वो रेलवेज के थ्रू जाती है, ठीक है, और जो इंटरनेशनल होती है वो एयरशिप एयरक्राफ्ट के थ्रू जाती है। तो रेलवेज पर बेटर बिकॉज दे फंक्शन फास्टर देन दी रोड ट्रांसपोर्ट। तो अपने बेनिफिट के लिए ब्रिटिशर्स ने प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बुलाया इंडिया, और उनको बोला कि आप इंडिया में इन्वेस्ट करो और यहाँ पे रेलवेज और कैनाल्स बनाओ, और ये हम गारंटी दे रहे हैं कि आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसका रिटर्न आपको मिलेगा। मैं तुम्हें बोलूँ कि यहाँ पे पैसे लगाओ, तुम ऐसे थोड़ी लगाओगे, तुम्हें कुछ रिटर्न मिलेगा तभी तुम इस इन्वेस्टमेंट को करोगे। तो ब्रिटिशर्स ने उनको बोला कि आप बस इन्वेस्ट करो, जो इन चीजों से प्रॉफिट होगा उसका रिटर्न हम आपको देंगे। तो क्या वो रिटर्न देंगे अपने पैसों से? नहीं। तो उन्होंने इंडिया से इस रिटर्न के चक्कर में इंडिया से बहुत ज्यादा वेल्थ एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दी इन्वेस्टर्स को पे करने के लिए, यानी कि बोलते थे हमारे लिए बना रहे हैं रेलवे, चलो हाँ हमारे देश में रेलवे आए, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई, अगर ब्रिटिशर्स नहीं लाते शायद और साल लग जाते, पर कहीं ना कहीं उन्होंने अपने प्रॉफिट के लिए लाई थी, क्योंकि उनको इजी ट्रांसपोर्ट चाहिए था, इजी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, अपने ट्रेड ट्रेड के मटेरियल का भी और अपने रेजिमेंट्स का भी। वॉर हो रहा है, अगर रोड ट्रांसपोर्ट से जाएंगे तो टाइम लगेगा, तो रेलवे से जाएंगे तो इजीली दूसरी जगहों को कॉन्कर कर लेंगे। बिकॉज 1857 के रिवॉल्ट में एक चीज हुई थी कि वो बड़े अलग अलग जगहों पे हुआ था, तो उनको कंट्रोल करने में इसलिए प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वॉज स्लोअर एंड कम्युनिकेशन वॉज ऑल्सो स्लोअर, क्योंकि तब टेलीफोन उतने होते नहीं थे, तो वो लोग घोड़े पे या किसी को भेजते थे पैगाम पहुंचाने के लिए, वो दिखाते हैं ना हिस्टोरिक मूवीज में, वो घोड़े पे आता है। तो उसी तरीके से इस चीज को सॉल्व करने के लिए उन्होंने रेलवेज और कैनाल्स वगैरह इंडिया में इंट्रोड्यूस करे, और इस इन्वेस्टमेंट का भी भाग जो था, बर्डन था, वो उन्होंने इंडियंस के ऊपर डाल दिया। क्लियर? कोई डाउट? और क्या हो सकता है? और नींद आ रही है? थोड़ा बोरिंग टॉपिक है ना, कोई बात नहीं, अभी 1857 पे जाएंगे तब इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इसके बाद हिस्ट्री इंटरेस्टिंग है सच्ची यार, हंसते नहीं है इससे, थोड़ी सी तो है। और अब उन्होंने इंडिया के बोला कि हम इंडिया के डिफेंस के लिए कर रहे हैं आर्म परचेज, कि हमें अब आर्म्स चाहिए, हमें वेपन्स चाहिए, क्योंकि हमने इंडिया को डिफेंड करना है। इसका खर्चा भी कहाँ से उठाएंगे? इंडियन ट्रेजरी से, नवाब की हो सकती है, रेवेन्यू वगैरह सब कुछ। और लास्ट पॉइंट इज दैट ड्यूरिंग दी 2 वर्ल्ड वॉर्स इंग्लैंड ने बहुत सारे लोन्स लिए, और बिना इंडिया से पूछे इंडिया को भी वॉर में ड्रैग किया। वॉर में ड्रैग करने का मतलब है इंडियन सोल्जर्स को वो वॉर में ले गए, इंडिया से उन्होंने जितनी भी वॉर रिलेटेड सप्लाईज होती हैं वो ली, करेक्ट। तो इस वजह से इंडिया भी वॉर में ड्रैग हो गया। और दूसरा, उन्होंने बहुत सारे वॉर लोन्स लिए, और वॉर के बाद हर किसी की इकोनॉमी क्रिपल होती है, खत्म होती है, डिक्लाइन हो जाती है। तो वॉर लोन को मीट करने के लिए और वॉर एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए उन्होंने इंडिया में हमेशा क्या बढ़ाए? टैक्सेस, और एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया जिसको बोलते हैं हम इनकम टैक्स। पहले हमारे देश में हमारी इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं था। दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग दी वॉर्स, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये हुआ था। इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटीज और बहुत सारी चीजें इन्होंने बढ़ा दी। तो ये भी भाई वॉर आप कर रहे हो तो हम क्यों खर्चा उठाएं, तो इन्होंने वो चीजें भी इंडिया से की। क्लियर हुआ? पक्की बात है? समझ आ गया ड्रेन ऑफ वेल्थ? पर इस ड्रेन ऑफ वेल्थ का नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी थे इंडिया पे, वो तो होगी, वो तो तुम लोगों को समझ आ गया। पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस क्या होगी? हम्म
वो तो सेकंड, वो तो उनकी डेवलपमेंट में आ गया ना। ड्रेन ऑफ वेल्थ का पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस क्या था इंडियन सोसाइटी पे? सोचो सोचो, इतनी हिस्ट्री पढ़ ली है, थोड़ा सा सोचो आप। हम्म, अच्छे से, वेरी नियर। और वो तो बहुत सारी वजहों की वजह से हुआ है ना। इकोनॉमिक नेशनलिज्म, लोगों को किसी और चीज से फर्क पड़े ना पड़े, अपने पैसे से फर्क पड़ता है। जब उनके साथ इकोनॉमिक, आज भी हमारे देश में मेजर प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक रीजन, फाइनेंशियल रीजन। रिलीजन बेस्ड प्रोटेस्ट तो हो नहीं रहे हैं ना, कास्ट बेस्ड हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इकोनॉमिक। और जब इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन होती है, लोग जल्दी कनेक्ट होते हैं। मेरे साथ कुछ गलत हुआ, सेम तुम्हारे साथ गलत हुआ, तो हम दोनों जल्दी यूनाइट हो जाएंगे, करेक्ट। उसी तरीके से जब ब्रेन ऑफ वेल्थ शुरू हुआ, इवेंचुअली तो लोगों को नहीं पता चला कि नवाब के थ्रू हो रहा था, पर जब उन्होंने रियल फेस अपना दिखाया, तो वो लोग जैसे दादा भाई नारोजी केम इनटू फोरफ्रंट, बहुत सारे लोग फोरफ्रंट पे आए और उन्होंने इंडियंस को ब्रिटिशर्स का असली चेहरा दिखाया, दैट इज द एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल। और इस वजह से इंडियंस कहीं ना कहीं एक साथ जुड़े, बिकॉज एनिमी एक था, प्रॉब्लम एक थी, पावर्टी, एक्सप्लॉइटेशन एंड, और क्या होगा? पावर्टी, एक्सप्लॉइटेशन और डिग्रेडेशन बोल सकते हैं। ये कहीं ना कहीं तरीका, हर डिस्क्रिमिनेशन बोल लो, बिकॉज ब्रिटिशर्स ऑलवेज ट्रीटेड इंडियंस एज इंफीरियर्स। तो इस वजह से इंडियंस इकट्ठे हो गए अगेंस्ट द कॉमन enemy which gave birth to economic nationalism which connected Indians more easily than before। ठीक है, समझ आया ड्रेन ऑफ वेल्थ? इतना ही है, बस ये याद रखना है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, तुम्हें बहुत सारे पॉइंट्स मिलते जाएंगे, तो तुम उसको और इंक्लूड कर सकते हो। ये मेजर पॉइंट्स है जो उन्होंने मेजर मेजर मनी हमारे यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है। छोटे मोटे पॉइंट तो बहुत है, ठीक है, लिख ले। लिखो, द ड्रेन ऑफ वेल्थ started after the drain of wealth started after the battle of Plassey। The drain of wealth started after the battle of Plassey as the company became the Nawab maker of Bengal, as the company became Nawab maker of Bengal, and top officials like Lord Clive took huge amounts of gifts and bribes from the Nawab and officials his officials and sent them to England. From the Nawab and his officials and sent them to England. Them to England. Next point. Before 1765, East India Company brought silver and gold coins
silver and gold coins called bullions. From England, bullions from England to purchase goods from India for trade. But in 1765, the company got Diwani rights. From the Nawab of Bengal. After the Battle of Buxar. And after this, they started purchasing Indian goods from the taxes collected from Indians. Indian goods from the taxes collected from Indians. Next लिखो, salaries and pensions of British officials. Salaries and pensions of British officials working in India were burdened on the Indian treasury as claimed by them that they were working for India. They were working for India, leaving their homes behind. This was termed as home charge. ठीक है, समझ आया जितना लिखा है. नेक्स्ट लिखो, आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, the Government of India Act 1858. After the revolt of 1857, the Government of India Act created the Secretary of State of India and a 15-member Indian Council to assist him. And the entire expenses was made
The entire expenses were made from the Indian treasury. Were made from the Indian treasury. Next point. After 1857, the British government invited the private investors to invest in India, in railways and canals, and the investors and canals and the investors were promised assured returns and hence were promised assured 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 returns, and hence huge amount of money was drained from India for this purpose. Huge amount of money was drained from India for this purpose. ठीक है? Next point, clear? The British purchased arms for the defense of India from England. एक तो वो अपनी देश से ला रहे थे और तब भी खर्चा नहीं उठा रहे थे, ठीक है? For the defense of India from England, and the entire expenses were made from the Indian treasury. Clear? Last point लिखो. England dragged India in both the world wars. क्या dates थी वर्ल्ड वॉर की? 1914 to 18 और दूसरे की 45. लिख लेना, ठीक है? 1914 to 18 and 1939 to 45. हिटलर कौन से वॉर में था? सेकेंड में. एक डॉक्यूमेंट्री आई है नेटफ्लिक्स पे हिटलर पे, अच्छी है, नाम भूल गया मुझे, मैंने देखी थी, बस बताती हूँ. कहाँ तक लिखा? कॉमा डालो. Britain took war loans to fulfill the war expenditure. ये है हिटलर एंड दी नाजीज evil on trial. इसमें नरम्बर्ग ट्रायल भी दिखाया. नरम्बर्ग ट्रायल वो ट्रायल था जो बचे हुए नाजीज थे उनको उन ट्रायल्स पे सजा सुनाई गई थी फॉर द वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी.
नाजिज्म पता है सबको? कोई बात नहीं, इसके बाद डिस्कस करते हैं, पहले लिख लो। टू fulfill the war expenditure and to return the war loans they introduced income tax। तो अगर आपसे कोई पूछे इनकम टैक्स इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया था, those were the Britishers। they introduced income tax, increased custom duties and introduced many other taxes। नेक्स्ट लास्ट इसमें हेडिंग डालो, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। नेशनलिज्म बहुत तरीके का होता है, टेरिटोरियल, पॉलिटिकल, ठीक है, इकोनॉमिक। जिस एस्पेक्ट में आप लोग कनेक्ट हो जाओ और किसी चीज के अगेंस्ट हो जाओ अपने देश के लिए, किसी भी एस्पेक्ट में, उस टर्म को हम नेशनलिज्म टर्म कहते हैं, ठीक है। लिखो, ड्रेन ऑफ वेल्थ गेव बर्थ टू इकोनॉमिक नेशनलिज्म as the prominent Indians gave birth to economic nationalism as the prominent Indians understood and इस टाइम तक ना इंडियंस पढ़ने भी लगे थे, जो हम पढ़ते हैं we became more aware। रेलवेज आए, अब फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो हम कनेक्ट नहीं हो पाएंगे अपने देश के लोगों के साथ, पर जब रेलवेज आए, पीपल along with the British and their trade, people also started moving from one place to another, so they shared their stories and their enemy was one and their dukh also was similar, ठीक है, सेम सॉरो था, सेम पेन था सबका, इसलिए दे स्टार्टेड कनेक्टिंग मोर, ठीक है। कहाँ तक लिखा, एक्सपोज द एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ द ब्रिटिशर्स, prominent Indians understood and exposed the exploitative nature of the Britishers and brought Indians close to each other against the common enemy, ठीक है। नाजिज्म बेसिकली, हिटलर एक डिक्टेटर था जो जर्मनी में आया था, और वो ना एक्चुअल जर्मन था भी नहीं, ठीक है। तो वो एक ना आइडियल, वो एक बंदा था जिसने बड़ी मूवीज, कभी कभी क्या होता है मूवीज में भी दिखाते हैं ना एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को क्रिटिसाइज करते हुए, तो ज्यूस सुना है, वो नॉट प्योर रशियन, प्योर जर्मन्स, ठीक है, कॉमन भाषा में बोले तो उनकी इंफीरियर क्लास जो वो रिगार्ड करते। तो हिटलर जब आया, उसने जर्मनी की डिक्टेटरशिप जब ओवरटेक की, वो चाहता था इनको पूरी तरीके से एलिमिनेट करना। उसने स्टेप्स में किया, पहले इनको आइसोलेट किया, जिसको हम बोलते हैं घेटोस। क्या होते हैं पीयूषी? जम्मू यूनिवर्सिटी में बैक केस करूंगी ना। तो क्या करता था हिटलर, इन सबको उठाता था और एक टाउन के आइसोलेटेड पोर्शन में, बैरक्स जैसे घर होते हैं ना, रैक्स टाइप, वैसे घर में डाल देता था। मतलब इनका एक अपना टाउन था, पर वहां पे स्टार्वेशन बहुत थी, हंगर बहुत थी। अब सोचो 100-200 लोग एक ही साथ रह रहे, तो डिजीज भी ज्यादा होंगे, हाइजीन प्रॉब्लम, सैनिटेशन, तो उनको हम बोलते हैं घेटोस। पहले इसने ये किया, फिर इसने किया कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। तो ये दोनों चीजें अलग हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं इनको एक ही साथ से अज्यूम कर लेते हैं। फिर उसने किया कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, इसने बिल्डिंग्स बनाई, जैसे वॉशरूम्स देखे हैं बड़े बड़े,
वो बाहर से लगेगा वॉशरूम में, पर उसके अंदर वो गैस छोड़ देता था, फर्टिलाइजर छोड़ देना और लोगों को बंद कर देना। सो पीपल डाइड एंड मिलियंस ऑफ जियोस डाइड। कुछ को डायरेक्टली मारा, कुछ को पकड़ पकड़ के गेटोस में रख के मारा, कुछ को कॉन्सेंट्रेशन में मारा। इस आइडियोलॉजी को हम बोलते हैं नाजिज्म, क्योंकि जो इसकी पार्टी थी उसको, उसका नाम था नाजी पार्टी। और ये लोग करते थे उनको हम बोलते हैं नाजीज, जो हिटलर के सपोर्टर्स थे। प्योर जर्मन उसके अकॉर्डिंग था, जिसकी ब्लॉन्ड हेयर है, जो फेयर है, जो मोटा नहीं है, जिसका नाक पतला है, मतलब एक परफेक्ट ह्यूमन फिगर जो वो एज्यूम करके बैठा था। और उसके अलावा कोई हैंडीकैप्ड हो, किसी का नाक भी बड़ा हो, किसी के बाल भी वैसे ना हो, तो उन सबको ज्यूस कंसीडर करके मार देता था। तो जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, हिटलर ने तो सुसाइड कर लिया अपने बंकर में, हिटलर उसका जो मेजर मिनिस्टर था गॉबल्स। तो जो बाकी कुछ लोग थे उनको सजा देना जरूरी थी, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ उस डॉक्यूमेंट्री में इतने डिटेल में बताया ना कि कैसे कैसे उन्होंने लोगों को छुड़ाया भी है। तो कुछ लोग बचे भी हैं जो उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स देखे, उन्होंने डेड बॉडीज के होते हैं ना पहाड़, वो देखे, शूज उतरवा के भेजते थे, काउंट करते थे कितने मारे हैं। कोई बात नहीं, हुआ है ये। तो वर्ल्ड वॉर जब इंग्लैंड की आर्मी आगे पहुंची जर्मनी की तरफ, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को रिहा भी किया और हालात देखे। उसके बाद एक ट्रायल बैठा था, न्यूरमबर्ग ट्रायल, जिसमें बचे हुए नाजी क्रिमिनल्स को सजा सुनाई गई थी, डेथ पेनल्टी दी थी। बहुत लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट और कुछ को डेथ पेनल्टी अगेंस्ट दी वॉर फॉर दी क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। उसके बाद हमारा जेनेवा कन्वेंशन, ये जो ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन होता है, ये सब शुरू हुआ था। आज भी अगर कोई आप बाहर का बंदा भी पकड़ते हो, आप उसको गलत हालात में नहीं रख सकते। ये था हमारा नाजिज्म। इसलिए कहते हैं 9th-10th की बुक नहीं छुड़गी ना किसने पढ़ना। किस में करते थे? कुछ को गिलोटिन भी किया है, पर उसने स्टेप्स में किया है। कुछ को गेटोस में रखा, फिर वो प्रॉपरली जब एलिमिनेट नहीं हुए, तो जब वो वर्ल्ड वॉर के एंड में पहुंचने वाला था ना, तो उसने सोचा मुझे कंप्लीट एलिमिनेशन चाहिए, फिर उसने उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाला। कुछ को उसने पहले उसने क्या किया था, उसने सबको उठा के लाना, खड़ा करना पहाड़ के पास, और वहां पे उसने गोली मारनी। उस डॉक्यूमेंट्री में भी दिखाया है। और वो सारे नीचे गिरते थे, तो वहां इकट्ठे होते जाते थे। वो डिस्कवरी भी हुई है बाद में। तो उसने अलग अलग तरीकों से मारने की कोशिश की है, पर होलोकास्ट जिसको बोला जाता है, मास किलिंग, उसको उसने मास किलिंग कैसे होगी, कंसंट्रेशन कैंप्स में। ठीक है, क्योंकि गिलोटिन वगैरह करेगा या गोली से भी मारेगा तो टाइम लगेगा, तो उसने कंसंट्रेशन कैंप्स का सोल्यूशन निकाला कि भाई एक ही साथ एक बिल्डिंग में बंद करो, गैस छोड़ो, एंड इवेंचुअली दे विल डाई। इसको हम बोलते हैं होलोकॉस्ट। ये था तुम्हारा नाजिज्म का क्रक्स। इसके लिए आपको 9th की बुक पढ़नी पड़ेगी। प्लीज सच्ची पढ़ना शुरू कर दो 9th-10th की बुक्स। एक ही सब्जेक्ट कर रहे हो ना, 1 घंटा तो निकाल ही सकते हो 9th-10th की बुक पढ़ने के लिए। ये सब कुछ है 9th-10th की बुक में, और कहीं से करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा रेलवेज के बारे में देख लेते हैं, ये टॉपिक उठाया तो साथ में। Lord Dalhousie introduced railways in India in 1859. He was the Governor General of India at that time. He was not the Viceroy, he was the Governor General. अभी तक Viceroy आया नहीं था। तो 1859 में लॉर्ड डलहौजी ने रेलवेज इंडिया में इंट्रोड्यूस किए थे। ही वॉज द वन हु एडवोकेटेड रेलवेज, जिसने बोला कि भाई रेलवेज बनाओ, हमें काम आएंगे। तो रेलवेज क्यों बनाए गए थे? टू फैसिलिटेट ट्रेड, सप्लाई ऑफ गुड्स और कम्युनिकेशन सिस्टम, चलो वो, एंड रॉ मटेरियल्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली रेलवेज बनेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन भी इम्प्रूव होगा, क्योंकि जनरल्स या ऑफिशियल्स जो हैं वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर पाएंगे। सो इट ऑल्सो स्मूथन द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल। एंड द फर्स्ट रेलवे ट्रैक
was laid down between 1849 में, सॉरी 1849 में इसने एडवोकेट किया था, ठीक है। कहाँ पे? थाने, यस, थाने एक जगह है बॉम्बे में जहाँ पे पहला रेलवे ट्रैक बनाया गया था इन 1853, पहला। उसके बाद वॉल्ट ऑफ 1857 के बाद हर जगह बने थे, बट 1853 में द फर्स्ट रेलवे ट्रैक वाज लेड डाउन इन इंडिया इन थाना इन बॉम्बे, एंड लॉर्ड डलहौजी इज द वन हु एस्टैब्लिश टेलीग्राफ एंड मॉडर्न पोस्टल सिस्टम इन इंडिया। पहले कैसे लोग चिट्ठियां भेजते थे इंडिया में? कबूतर पे। हाँ सच्ची, वो गाना सही है, कबूतर पे ही भेजते थे। वो कबूतर समझदार होते थे, उनके पाँव पे वो बांध देते थे और कबूतर जाते थे। बट लॉर्ड डलहौजी इंट्रोड्यूस मॉडर्न पोस्टल सिस्टम इन इंडिया एंड टेलीग्राफ ऑल्सो, ठीक है। तो ये था तुम्हारे रेलवेज के बारे में, क्योंकि वो पूछ सकता है लॉर्ड डलहौजी ने क्या क्या किया है, ये लिख लो। लॉर्ड डलहौजी इंट्रोड्यूस्ड Lord Dalhousie advocated railways in India in 1849. Railways in India in 1849. Next point, railways were introduced. Railways were introduced to facilitate and fasten. Railways were introduced to facilitate and fasten the trade and supply of goods and raw materials, and supply of goods and raw materials from one place to another, and supply of goods and raw materials from one place to another. नेक्स्ट लिखो 1853 फर्स्ट रेलवे ट्रैक बॉम्बे टू थाना, बॉम्बे टू थाना। फिर से डेट डालो 1853, introduced modern postal system and telegraph, introduced modern postal system and telegraph, ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट है ड्रेन ऑफ वेल्थ में? हम करेंगे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या होता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन? सिंपल जनरल टर्म्स में देखिए, डी का मतलब है डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्रीज। इन टर्म्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब है डिक्लाइन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, हैंडीक्राफ्ट्स, स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज, जितनी भी इंडिया में अपनी इंडस्ट्रीज थी, स्पेशली सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग। ब्रिटिश के पास मोनोपोली थी सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग की, उन्होंने ले ली थी। उनके अलावा सॉल्ट कोई भी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता था। वही रूल गांधी जी ने तोड़ा था, पता है, दांडी मार्च में। तो उसी तरीके से सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग और हैंडीक्राफ्ट्स वर द मेजर इंडस्ट्रीज व्हिच वर क्रैश डाउन बाय द ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है। तो हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को टर्म कर कैसे डिफाइन करेंगे? डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज विदाउट द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। अभी भी इंडस्ट्रीज एक तरीके की आती है,
दूसरी मॉडर्न आती है तो वो बंद होती है, पर मॉडर्न आ रही है। पर यहाँ पे हमारे देश में कोई भी मॉडर्न इंडस्ट्री हमारे देश वालों की नहीं बन रही, जो भी कर रहे हैं वो ब्रिटिश कर रहे हैं। ठीक है, तो रीजंस क्या हो सकते हैं हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह डिक्लाइन होने के? और थोड़ा जोर से बोलो प्लीज। हाँ यस, एक वो, हाँ एक वो हो गया। ठीक है, सबसे पहला रीजन है हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइन होने का, डिसअपेरेंस ऑफ रूलिंग क्लास। महंगा होता था, थोड़ा रॉयल होता था, तो कौन खरीदते थे? रूलिंग क्लास। तो कॉस्टली आइटम्स जो इंडियंस, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट आज भी ज्यादा महंगा है, आप चिकनकारी ले लो या कोई कश्मीरी सब महंगा है, तो रूलिंग क्लास खत्म हो गई ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स के बाद, तो हैंडीक्राफ्ट की डिमांड भी खत्म होगी। सेकेंड रीजन, द इंडियन नवाब्स और द रूलर्स लॉस्ट देयर एम्पायर। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन पे? क्या फर्क पड़ेगा इसका इंडियन इंडस्ट्रीज पे? दैट इंडियन रूलर्स लॉस्ट देयर एम्पायर। एक वो, और इंडस्ट्रीज पे क्या फर्क पड़ेगा? सब्सिडियरी लाइंस में ब्रिटिश ने अपनी फोर्सेस लगाना शुरू कर दी थी, तो अपनी फोर्सेस के इक्विपमेंट्स भी वो बाहर से लाएंगे, पर उससे पहले जो इंडियन रूलर्स थे वो इंडिया की इंडस्ट्री से लेते होंगे ना, वेपन्स वगैरह लेते थे, तो जब वो रूलर्स ही नहीं रहे, उनका एम्पायर ही नहीं रहा, तो वो इंडस्ट्रीज जो इन नीड्स को फुलफिल करेगी थी वो खत्म हो गई। पॉइंट समझ आया ये वाला? रूलर का एम्पायर नहीं रहा, तो उसकी जो डिमांड थी वॉर इक्विपमेंट्स की या बाकी सारे वेपन्स की, वो भी खत्म हो गई। थर्ड रीजन इज, एक नई क्लास आई उस टाइम पे इंडिया में, दैट इज मिडिल क्लास, हु वर अवेयर, हु वर एजुकेटेड नॉट मच बट लिटिल एजुकेटेड, एंड वो हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह प्रेफर नहीं करते थे क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने हैंडीक्राफ्ट या इंडियन गुड्स खरीदना, एंड उनको इस तरीके से पढ़ाया गया कि वो थोड़े यूरोपियन इन्फ्लुएंस में आ गए थे। पर यही लोग थे जिन्होंने आगे नेशनलिज्म को भी बोध दिया, पर यही, क्योंकि पहले ये इन्फ्लुएंस में आए, फिर उन्होंने असली चेहरा देखा, पर इवेंचुअली फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम they didn't purchased Indian goods. And the last point is railways. पहले जो पोर्ट एरियाज होते थे या कोस्टल टाउन्स होते थे वहीं तक गुड्स पहुंच रहे थे, पर रेलवेज के आने के बाद वो पोस्टल एरियाज या जो वो पोर्ट एरियाज हैं वो इंडिया की इंटीरियर पार्ट से कनेक्ट हो गए, तो इंडिया के इंटीरियर टाउन्स में, इंटीरियर विलेजेस में या सिटीज में वो गुड्स पहुंचने लगे, एंड दे वर चीपर देन दी हैंडमेड गुड्स, तो लोगों ने वो परचेज करना शुरू कर दिया, और लोकल इंडस्ट्रीज खत्म होने लगी और नुकसान में चली गई। इवेंचुअली दे क्लोज डाउन, क्योंकि अब लोकल मार्केट, पहले क्या था, कुछ कुछ जगहों पे ब्रिटिश गुड्स मिलते थे ड्यू टू lack of transport facilities, but now railways were introduced, and railways एक ऐसी चीज है, हर जगह फ्लाइट नहीं जाती पर हर जगह रेलवेज चले जाते हैं, करेक्ट? बड़ी सारी जगहें हैं जहां तक अभी भी फ्लाइट्स नहीं जाती, वी गो थ्रू रेलवेज, तो रेलवेज ने उन एरियाज को हर एरिया से कनेक्ट कर दिया, जिस वजह से जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स है वो इजियर हो गया और लोकल मार्केट में भी ब्रिटिश गुड्स पहुंच गए। यहाँ तक कोई भी डाउट रीजंस के पीछे? अब ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से इंडियन इंडस्ट्रीज को, स्पेशली द कॉटन एंड द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को खत्म
कर दिया। एक प्रॉपर सिस्टम था जो उन्होंने एम्प्लॉय किया इंडियन इंडस्ट्रीज को खत्म करने के लिए। पहला गुमास्ता सुने, उन्होंने एक सिस्टम लाया। पहला पॉइंट हिंदी इंडस्ट्रियलाइजेशन का है, गुमास्तास एंड डाडिनी सिस्टम। पता है गुमास्तास उसी का पार्ट है। कोई आइडिया? सबसे पहले डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए उनको बाकी यूरोपियंस को ट्रेड से एक्सपेल करना था, तो उन्होंने क्या किया, गुमास्तास को अपॉइंट करना शुरू कर दिया। सिंपल सी बात है, ये इंडियंस होते हैं जिनको ब्रिटिश अपॉइंट करते हैं एज गुमास्तास। अब ये क्या करते हैं, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तुम गुमास्ता हो, तो मेरी जो प्रोडक्शन होगी तुम मेरे पास आओगे और तुम मुझे पहले ही पैसे दे दोगे कि भाई तुमने मुझे ये बेचना है इस प्राइस पे। तो ये पहले ही जाके उस आर्टिस्ट के साथ टाई अप कर लेते थे और वो फिर आर्टिस्ट कम चाहे प्रोडक्शन हो ना हो, वो उस रेट पे कंपेल हो जाता था ब्रिटिशर्स को वो गुड बेचने के लिए, और वो किसी और यूरोपियन या किसी और बंदे को नहीं बेच सकता था। पहला ये सिस्टम था। क्योंकि अब ये सिस्टम खराब इसलिए हुआ क्योंकि एक तो गुमास्तास बड़े रूड होते थे, एक्सप्लॉयटेटिव होते थे, ठीक है, तो एडवांस दे देते थे, मैंने तुम्हें एडवांस दे दिया, अब तुम वो किसी और चीज को नहीं बेच सकते कहीं और, तो मैंने उसके बाद रेट फिक्स कर दिया, अब वो मेरा रेट है, तुम्हें जरूरत थी पैसों की, तुमने मुझसे एडवांस ले लिया, मैंने बोला चल रख ले, तू मेरे को इतनी प्रोडक्शन दे देना, पर मैं रेट फिक्स कर दूंगी, अब वो चाहे कम हो या ज्यादा हो, तुम तो मजबूर हो ना मुझे बेचने पे। एंड दिस सिस्टम वाज टर्म्ड एज डार्डिनी सिस्टम, जिसकी वजह से इंडियंस मजबूर हो जाते थे ब्रिटिशर्स को ही अपना गुड्स बेचने के लिए। एंड इस वजह से बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ने अपनी प्रोडक्शन ही बंद कर दी, क्योंकि वो प्रोडक्शन करते नहीं थे कि वो पहले ही आ जाते थे एडवांस देने, क्योंकि प्रोडक्शन करने के लिए उनको भी तो रॉ मटेरियल चाहिए, और रॉ मटेरियल तभी आएगा जब उनके पास पैसा होगा। एंड दैट मनी केम इन द फॉर्म ऑफ एडवांस गिवन बाय गुमास्तास। इस सिस्टम को बोलते हैं डार्डिनी सिस्टम, और गुमास्तास वो लोग थे जो प्रोड्यूसर्स के पास जाके उनको एडवांस देते थे। क्लियर? कोई डाउट इस वाले में? पक्की बात है, समझ आया? जो नहीं आया पूछ लेना, ठीक है। Leeds of Manchester was the major place, industrial place in England. अब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था और प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, तो अब यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे वो अपने फेवर के लिए गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगे पॉलिसी चेंज करने के लिए। उन्होंने क्या बोला कि भैया आप ना, इंडिया से भी गुड्स आ रहे थे ट्रेड होने के लिए, अब इंडिया के गुड्स क्या होंगे, अब इनको अपने भी बेचने और इंडिया के भी बेचने, इंडिया के ज्यादा अच्छे होंगे हैंडीक्राफ्ट, तो इन्होंने बोला कि आप ना कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दो इंडियन गुड्स पे। कस्टम ड्यूटीज बढ़ेगी तो इंडियन गुड्स क्या होंगे, कॉस्टली, और उनको उनका जो परचेज होगा वो क्या हो जाएगा, कम। तो इंडियन प्रोड्यूसर्स ने इवेंचुअली बहुत ज्यादा ट्रेड करना मतलब कम ही कर दिया, और बहुत सारे प्रोडक्शन यूनिट्स जो एक्सपोर्ट के बिजनेस में थे वो खत्म हो गए। जैसे मैं एक्सपोर्ट के बिजनेस में हूँ, मैं 100 रुपीज में सामान वहां पे बेच रही हूँ, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, पर वहां की गवर्नमेंट वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट के दबाव में आके कस्टम ड्यूटी 50 रुपए कर देती, 150। अब वो लोग जो मेरा सामान 100 रुपए में खरीदेंगे वो 150 में खरीदेंगे, क्योंकि उनको उसकी रिप्लेसमेंट मिल जाएगी वहां पे सस्ते में। तो अब जब मेरा एक्सपोर्ट होना ही बंद हो जाएगा तो मेरी प्रोडक्शन भी बंद हो जाएगी। सेकेंड रीजन हो गया ये इंडियन इंडस्ट्रीज के बंद होने का। समझ आ रहा है? अब क्या होगा, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो उनकी प्रोडक्शन बढ़ गई, पर उनके पास इतनी मार्केट नहीं थी क्योंकि पॉपुलेशन कम थी इंग्लैंड में। अब उनको क्या चाहिए, मार्केट। प्रोडक्शन वो करे जा रहे, बेचने के लिए जगह भी चाहिए और मार्केट चाहिए। अब वो मार्केट उनको कहाँ मिलेगी,
इंडिया में, क्योंकि सस्ते कपड़े हैं, पॉपुलेशन भी ज्यादा है, बिक ही जाएगा थोड़ा बहुत सामान। तो अब ये क्या करेंगे, अपनी गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगे हमारे गुड्स पे कस्टम ड्यूटीज या टैक्सेस कम करने का। तो इंडियन गुड्स पे टैक्सेस बढ़ गए, वो महंगे हो गए, इनके गुड्स पे टैक्सेस या कस्टम ड्यूटीज कम हो गई, तो ये सस्ते हो गए। इंडिया में गुड आ रहा है बिना कस्टम ड्यूटी का, और इंडियन भी बना रहा है वो। हाँ, पर कस्टम ड्यूटी नहीं रख रही तो मेरा सामान हो गया चीप, तुम उसी रेट पे बेच रहे हो, तो लोग किसका सामान खरीदेंगे? ब्रिटिशर्स का, क्योंकि वो मैन मेड है, ज्यादा अच्छे लगने लगे लोगों को, और लोगों ने वो खरीदना शुरू कर दिए, जिस वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स बंद कर दी, बिकॉज ब्रिटिश गुड्स बिकेम चीपर एंड द इंडियन गुड्स बिकेम कॉस्टलियर। और इंसान होता है ना, हम भी जब जाते हैं, दो शॉप्स होती है, जिस शॉप में सेल होती है उसी में जाएंगे ना सामान खरीदने, तो वही मेंटालिटी है। इंडियन गुड्स महंगे थे, ब्रिटिश गुड्स सस्ते थे, तो लोगों ने इंडियन गुड्स खरीदना शुरू कर दिया। ठीक है, यहां तक समझ आया? नेक्स्ट उन्होंने 1853 में क्या इंट्रोड्यूस किया? रेलवे। अब जब रेलवे बनने लगे तो जो ब्रिटिश गुड्स थे, जो कुछ कुछ एरियाज में ही पहुंच रहे थे, वो पेनिट्रेट होने लगे इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और जब वो इंटीरियर पार्ट्स में पहुंचने लगे, वो ऑटोमेटिकली सस्ते थे, तो उन्होंने वहां की प्रोडक्शन यूनिट्स जो अभी तक सेफ थी उनको भी छेड़ दिया, और वहां के लोकल मार्केट में वो सर्व होने लगे, और इंडियन प्रोडक्शन यूनिट्स बंद होने लगी। यहां तक समझ आया? कोई भी पॉइंट में कोई भी डाउट? ठीक है, नींद आ रही है? क्यों? टॉपिक बोरिंग है? पानी पीने? कोई बात नहीं, इसके बाद कोई अच्छी सी जोक सुनाएगा कोई। ठीक है, मैं थोड़ी सी अभी ढीली सी हूँ, मैं एंटरटेन कर नहीं पा रही आज, है ना? थोड़ी सी बीमार चल रही हूँ मैं एक ही साथ बीमार होती हूँ, सारा साथ में। अब 1860 से पहले जो ब्रिटेन था, जो ब्रिटिश थे, वो कॉटन कहाँ से ले रहे थे? यूएसए से। पर 1860 में यूएस में एक सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। अब जब सिविल वॉर यूएस में स्टार्ट होगा तो इसका ट्रेड हैम्पर हो जाएगा, तो यूएस से उनको एक्सपोर्ट आना बंद हो गया। अब वो कॉटन सप्लाई कहाँ से लेंगे? इंडिया से। तो वो क्या करते थे, अच्छा अच्छा कॉटन ले जाते थे, और जो बचा कुचा कॉटन था वो इंडियन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज के लिए छोड़ देते। एक तो कॉटन कम बचता था, जब सप्लाई कम हो जाती है तो डिमांड, सप्लाई कम हो जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएगा। तो जो बचा हुआ कॉटन था, एक तो वो लो क्वालिटी का था कंपैरेटिवली, और उसका प्राइस क्या था? ज्यादा। तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्ट इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, ये उनका हो गया। और बहुत सारे लोगों ने इस वजह से, अगर तुम्हें कहीं से रॉ मटेरियल आ रहा है अच्छा, तो तुम प्रोडक्शन कर रहे हो, तुम्हें पता है नहीं आ रहा, और वो और एक तो वो लो है, लो क्वालिटी का है, और वो महंगा भी है, तो तुम प्रोडक्शन करना बंद कर दोगे। करेक्ट? जैसे बड़े सारे लोग फ्रेंचाइजीज वगैरह लेते हैं, है ना, शुरू शुरू में चलती है, नहीं चलती फिर बंद हो जाती है, उसी तरीके से। यहाँ समझ आया? लास्ट पॉइंट कि 1854 में इंडिया में पहली मॉडर्न मिल बनाई गई। द फर्स्ट मॉडर्न मिल was established in India in 1854 in, कैसी मान लो, बॉम्बे। और इंडियन नहीं बनाई थी, कावासाजी दाबुल नाम का बंदा था जिसने ये मॉडर्न मिल बनाई थी। ऑब्वियसली मॉडर्न इंडस्ट्रीज आएगी तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक तो वर्कर्स को कम काम मिलेगा तो वो वहां चले जाएंगे काम करने, ट्रेडिशनल वाले के पास वर्कर नहीं बचेंगे काम करने के लिए, तो उसकी प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। क्लियर? दिस वॉज द फर्स्ट मॉडर्न मिल ऑफ इंडिया, नॉट द फर्स्ट कॉटन मिल। फर्स्ट कॉटन मिल was established in
जो मेरी राइटिंग समझ में आ रही है। 58 एक बार मैं कंफर्म कर लूंगी, ठीक है। और ये एक यूरोपियन ने खोली थी फोर्ट ग्लस्टर, पर ये चली ही नहीं थी, ठीक है। यहाँ समझ आया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुई? कोई भी पॉइंट में कोई भी डाउट है? पक्की बात है, बहुत इजी है, समझ के जाओगे तो लर्न करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लर्न भी मॉडर्न हिस्ट्री की यही एक अच्छी बात है कि वो जल्दी लर्न हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, अगर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री उस टाइम पे रुइन हुई है, खत्म हुई है, तो वो अभी क्यों है? एक चीज जो खत्म हो जाए सालों साल तो वो रहती है, फिर से थोड़ी आ सकती है। इसका मतलब वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई थी। कुछ पार्ट्स थे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के जो खत्म नहीं हुए थे, इसलिए वो आज भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्या रीजन होगा पूरी तरीके से खत्म ना होने का इंडियन इंडस्ट्रीज का? यस, एक वो हो गया, पहला रीजन हो गया। नेशनल मूवमेंट्स के दौरान हमारा ट्रेडिशनल मटेरियल क्या है? खादी। गांधी जी ने खादी की बहुत ज्यादा प्रमोशन की और वो खुद भी चरखा जलाते थे खादी की प्रोडक्शन के लिए, तो एक उस वजह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को वापस एक बूम मिला। और सोचो, थोड़ा अच्छे से सोचो, बस खत्म हो गया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब सिर्फ लिखना ही है। रॉ मटेरियल तो आया ही नहीं हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में, वो तो अलग इंडस्ट्रीज होती है ना। हाँ, सेकंड रीजन यस, कुछ अभी भी हायर क्लास के लोग थे जो इंडियन अटायर्स या हैंडीक्राफ्ट गुड्स को प्रेफर करते थे बिकॉज दे रिसेंबल रॉयल्टी। आज भी अगर हम देखें, जो हम जो चिकनकारी लेते हैं दैट इज नॉट ओरिजिनल, दैट इज मशीन मेड, क्योंकि ओरिजिनल तो 10-10 हज़ार की होती है, 15-15 हज़ार की होती है, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। पर अब थोड़ी सी ऊंची क्लास की तरफ जाओगे, जो अपर क्लास लोग हैं वो लेते हैं बिकॉज इट रिसेंबल रॉयल्टी, इट रिसेंबल हायर क्लास, ठीक है। सेकंड, थर्ड, इंडियंस क्या डालते थे? बोलो जोर से। हाँ बोलो। बहुत सारे इंडियंस मेजरली अभी भी धोती और साड़ी डालते थे, जो इंग्लैंड में नहीं बनती थी। वो कौन बनाते थे? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, इसलिए वो थोड़ी बहुत एग्जिस्ट करती थी। एटलीस्ट वुमेन जो थी वो साड़ियाँ ही डालती थी, मैन ने तो फिर भी ट्राउजर्स बूट्स वगैरह डालना शुरू कर दिया, बट वुमेन वो साड़ीज। क्लियर हुआ? अब इंडस्ट्रियलाइजेशन लिख ले। शेयर करूँ मैं आगे, इस चेयर पे हो जाओगे? नहीं तो थक गया। लिखो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डेफिनेशन लिखो, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन रेफर्स टू decline of traditional industries, refers to decline of traditional industries without the growth of modern industries, without the growth of modern industries. Next सब heading लिखो, factors responsible, factors responsible.
पहला लिखो, डिसअपेरेंस ऑफ ओल्ड रूलिंग क्लास। अब हम लोग जीन्स पहनते हैं ज्यादा, है ना, सूट्स की डिमांड कम हो गई है, पर अब सूट्स ट्रेंड में आगे तो बढ़ गई, तो उसी तरीके से बढ़ते जाते पुरानी जनरेशन जीन्स नहीं पहनती थी, तो जीन्स की डिमांड नहीं थी। ठीक है, डिसअपेरेंस ऑफ ओल्ड रूलिंग क्लास curtailed the demand of costly items. ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इंडियन रूलर्स लॉस्ट देयर किंगडम। Indian rulers lost their kingdom and now could not maintain army reducing the demand of war equipments which forced people to go war equipments which forced people to go unemployed. Next लिखो, rising educated middle class Indians did not purchase Indian goods. Indians did not purchase Indian goods. Next, the railway tracks linked ports and towns to the interior parts of India. And because of this, goods of England started catering the local market. England started catering the local market, destroying the local industries. Okay, next subheading डालो, how British systematically ruined traditional industries, especially ruined traditional industries, especially cotton and handicraft industries. लिखो पहला, गुमास्तास
and Dardini system. Gumastas and Dardini system. लिखो, ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड गुमास्तास under Dardini system. Appointed gumastas and under Dardini system. Advance was given to the Indian producers. Advance was given to the Indian producers through gumastas. इसके अंदर ही दूसरा पॉइंट लिखो. By this system, East India Company expelled their European competitors. And forced the Indian producers to sell their products at a price fixed by EIC. Products at a price fixed by EIC, East India Company. Full stop. It was disastrous for Indian producers क्योंकि बहुत बार उनकी प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हो पाती थी या उस तरीके से उनकी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाती थी जो उनको चाहिए था, तो वो कम पैसे देते थे. It was disastrous for Indian producers and large number of production units were shut down. जो डस्टर बताओगे, बीमार बच्चे हो ना थोड़ी सी. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ लीड्स and Manchester in Britain pressurized their own government to increase taxes on the Indian goods, especially the Indian clothes, which made the Indian goods costlier. Indian clothes which made the Indian goods costlier. Thus, trade from India declined. जो लोग अपना ट्रेड भी तो कर रहे थे ना कुछ लोग. And this trade from India declined, and a large number of production centers were forced to produce less
to produce less and shut down. ठीक है, next point. After the Industrial Revolution in England, after the Industrial Revolution in England, after the Industrial Revolution in England, the production increased enormously. The production increased enormously. And the industrialists began looking for the markets. And the industrialists began looking for the markets for their goods. To sell, and India was the best option. India was the best option. So they started pressurizing their government. India was the best option. So they started pressurizing their government to reduce taxes on the exported goods to India. On the exported goods to India. Exported goods to India. Full stop. Because of this, British goods became cheaper in the Indian market. And people started purchasing them more. Next point लिखो, introduction of railways. The British goods, especially industrial, machine-made clothes, less labor, है ना, less cost of production, less price. वहाँ पे ज़्यादा labor, ज़्यादा time, ज़्यादा cost of production, ज़्यादा price. Started penetrating into the interior. The British industrial machine. नहीं वो मैं ऐसे ही बोल रही थी, सॉरी, समझाने के लिए. The British industrial machine-made goods started penetrating into the interior parts of India. And adversely affected the production units
adversely affected the production units which were catering the local market, which were catering the local market. आज भी होता है ये, कोई बंदा पुरानी मशीन पे प्रोडक्शन कर रहा है, कोई एक नया बंदा नई मशीन ले आए तो पुराने वाले का काम कम हो जाएगा. कहाँ छूटा? द लोकल मार्केट. लिख लिया. नेक्स्ट पॉइंट, बिफोर 1860, before 1860 the raw material requirement, the raw material requirement ब्रैकेट में लिख लो कॉटन, was of British industries, raw material requirement of British industries was fulfilled from USA, was fulfilled from USA, but in 1860 USA witnessed a civil war. USA witnessed a civil war which hampered their raw material supply, which hampered their raw material supply. Which hampered their raw material supply. And thus the British government started the export of raw material, from India, at a very cheap rate. मतलब रॉ मटेरियल जो बेच रहा है उसको भी नुकसान हो रहा है ना, फार्मर को भी नुकसान हो रहा है, एट अ वेरी चीप रेट. इसके साथ लिखो, दिस इफेक्टेड इंडियन इंडस्ट्रीज इन टू वेज. This affected Indian industries in two ways. पहला लिखो, rise of price of raw material in India. Rise of price of raw material in India as large part was exported to. Rise of price of raw material in India. Rise of price of raw material in India. Raw material in India as a large part was exported to England. As a large part was exported to England. Next लिखो, the Indian producers were left with low quality cotton. मतलब जहां जहां से वो हमें एक्सप्लॉइट कर सकते थे उन्होंने हर तरीके से किया है. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, लिख लिया. लास्ट लिखो, इन 1854 the first modern mill was established in Bombay by Kawasaki Dabun. साबुन जैसा नाम रखना है, Kawasaki Dabun, which adversely affected the traditional industries.
adversely affected the traditional industries. नेक्स्ट सब हेडिंग डालो. okay. आज तो कम ही लिखा है ना, छोटे छोटे टॉपिक्स है. नेक्स्ट लिखो, why not complete elimination, why not the complete elimination of handicraft industry happened. हाँ जी, industry happened. पहला पॉइंट, साड़ी एंड धोती, साड़ी एंड धोती were the main attires of Indians, were the main attires of Indians at that time. And those were not produced in England. And those were not produced in England. Clear? Next point, there were a large number of princely states in India. There were a large number of princely states in India. यहाँ पे ब्रिटिशर्स नहीं पहुंचे थे, ठीक है, वहाँ पे अभी भी राजा महाराजा ही थे. ब्रिटिशर्स कुछ रेवेन्यू या कुछ ले लेते थे पर उनका हक वहाँ नहीं था, जैसे हैदराबाद हो गया है ना, वैसी चीजें. उनके अलायंसेस थे ना, प्रॉपर रूल नहीं था, राजा और महाराजा एग्जिस्ट कर रहे थे, जैसे डोगरा रूलर्स थे या अमृतसर में जो रूलर्स थे वो सब, ठीक है. जैसे मराठास थे, सब्सिडरी अलायंस साइन किया था, तो वो तो थे, उनको पेंशन तो आ रही थी, तो वो तो लग्जरी में जिएंगे. There were a large number of princely states in India, and rajas and their officials were the main buyers of the Indian goods. And rajas and their officials were the main buyers of the Indian goods. By rajas and their officials were the main buyers of the Indian goods. ठीक है. लास्ट पॉइंट, नेशनल मूवमेंट अंडर महात्मा गांधी. National movement under Mahatma Gandhi promoted khadi, adding a boom to handicraft industries. Promoted khadi, adding a boom to handicraft industries. क्लियर, समझ आ गया? अब कुछ पॉइंटर्स हैं, हम वो लिख लेते हैं, ठीक है. ठीक है, जैसे मैनचेस्टर वॉज ए वेरी प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल प्लेस इन इंग्लैंड ना, तो उसी तरीके से कुछ इंडियन सिटीज को वैसे डेजिग्नेट किया गया, ठीक है. मैनचेस्टर इज नोन फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, तो इंडिया के मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कौन है पता है?
अहमदाबाद, because of the popular textile industries in the both areas. लिख लो साथ साथ में ना. Next is Manchester of North India. That is Kanpur. Manchester of South India. Coimbatore. COIMBATORE. किसी ने वो देखा ईशा फाउंडेशन सदगुरु, वो शिव जी की जो बड़ी सी वो है आदि योगी, ब्लैक कलर का स्टैचू, कोयम्बतूर में है वो, चेन्नई. सर्च करना घर जाके, ठीक है. आदि योगी स्टैचू शिव जी, कोयम्बतूर. वो नहीं है जो आजकल लोग गाड़ियों में भी लगाते हैं. आया ब्लैक कलर की. हाँ, जिनमें उनका इतना सा पोर्शन है, वो इतनी बड़ी है, इससे क्लास से भी बड़ी है कोयम्बतूर में, ईशा फाउंडेशन में. सदगुरु का नाम सुना है? स्पिरिचुअल लीडर है वो, फिलोसफर, मैंने बनवाई है. नेक्स्ट हमारा एक और पॉइंट है कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया, यानी कि कैसी जगह जहाँ पे कॉटन की सबसे ज्यादा टेक्सटाइल वगैरह प्रोडक्शन होती है, दैट इज बॉम्बे. ठीक है, ये एक्स्ट्रा पॉइंटर्स हैं, अभी भी यही है, इन्हीं को बोला जाता है अभी, तो याद रखने के लिए मैंने लिखवा दिए, ठीक है, क्योंकि यू नेवर नो क्या आ जाए. तो कल हम शुरू करेंगे रिवॉल्ट ऑफ 1857, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक. तो कल प्लीज सब आ जाना, मेरी कोशिश रहेगी मैं कल ही खत्म करवा दूंगी. वो इतना बड़ा टॉपिक भी नहीं है, वो इजी है, तो वो जल्दी हो जाएगा. ठीक है, फिर हमारी नेशनल मूवमेंट और जो बच्चे कुछ टॉपिक है हार्डली 10-12 डेज लगेंगे, 10 to 15 क्लासेस लगेंगे. ठीक है, अगर तुम लोगों को जल्दी समझ आ जाएगा तो और जल्दी हो जाएगा, है ना. तो अब ये रिवाइज कर लो.